स्नाइपर्स क्या होता है? वो अकेले रह सकता है बिना किसी से बात किए 24 घंटे तक एक जगह में स्टिल बैठ सकता है, जैसे कि उसने कोई समाधि ले ली हो। अंडा फूटते हुए देखना एक बात है, लेकिन किसी का सिर फूटते हुए देखना ये सब इंसानों की काबिलियत नहीं होती है कि वो देख के उसके बाद दोबारा वो ऐसी मार करने की कोशिश दोबारा करें। हमारे कुछ ऐसे भी सहपाठी थे जो कि 25 पैसे का पुराना कॉइन देखो 25 पैसे का, उसमें गोली मार देते थे। कुछ लोग तो छोटे बटन जो हमारी इसका बटन है इसमें गोली मार देते थे। अरे क्या करते हैं? बैट टीम की गर्दन काटते? सुना है मैंने। हमारे कुछ ऑफिसर थे, वो गेम में स्पोर्ट्स करके इवनिंग को और नहा धो के अपने मेस में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो उस समय टीवी में आया ये कुछ चल रहा है वहाँ पे ताज में। करीबन 3:30-4 बजे एक कॉन्फ्रेंस रूम था, उसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। अच्छा। उसमें कम से कम 150 लोग थे और उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो सब भी थे, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ से गोलियां आनी शुरू हो गई। अच्छा। मुफ्ती भाई ने जो कहर मचाया था और जो उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई चेन में जो सी से आ रहे थे उसे ऐसा डिसरप्ट किया, छोटे मोटे कार्गो वेसल्स उसको जो पानी में डुबा दिया, वो मुफ्ती भाई ने किया। और ये मुफ्ती भाई की ट्रेनिंग भारतीय नौसेना के लोगों ने की थी। अमेजिंग। लोहे के दरवाजे के पीछे खड़ा है और आप बोट से पानी से आ रहे हो तो आपको बिल्कुल बतख की तरह मार सकता है। नमस्कार, आज तक रेडियो की स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी ना कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने कई मूवी देखी होंगी, कई बॉलीवुड की, कई हॉलीवुड की और OTT फिल्म स्पेशल ऑप्स, जिसमें आपको एक नाम सुनाई देता होगा, स्नाइपर्स। कई फिल्मों में आपने देखा होगा स्नाइपर्स, जो किसी बिल्डिंग पे मौजूद होता है, किसी अननोन प्लेस पे मौजूद होता है और दूर से ही निशाना साधता है और एक गोली चलाता है और एक शिकार फिनिश्ड। जो 26/11 में जो सबसे पहला रिस्पॉन्ड किया था जब मुंबई में अटैक हुआ था, तो मरीन कमांडो ने किया था। वो आज हम विजय सिंह रावत से बात करेंगे। हमारे गेस्ट हैं विजय सिंह रावत, मरीन कमांडो रहे, इंडियन नेवी में तैनात रहे हैं, जो एलीट फोर्स मानी जाती है। सर वेलकम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके पॉडकास्ट में, और आशा है कि जो हमारे इंटरेक्शन होगा उससे काफ़ी सीख मिलेगी जो सुन रहे हैं। आप रिटायर भी हो चुके हैं, तो आपकी एज क्या होगी? मैं रिटायर हुआ था 2020 में और उस समय मेरी उम्र थी 56, तो आप लगा सकते हैं मैं एक्चुअली 61 रनिंग हुई होगी। 61 साल के? 61 साल का हूँ। अब हमारे दर्शक देख कर ही अंदाजा लगाएंगे आप 61 साल के हैं या नहीं हैं। अब मैं पहला ही सवाल ये पूछ लेता हूँ, स्नाइपर्स क्या होता है? क्योंकि हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। फिल्मों में तो देखते होंगे, अभी स्पेशल ऑप्स में एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है, दूर से निशाना साधता है। स्नाइपर्स क्या होता है? तो स्नाइपर एक्चुअली एक सोल्जर होता है और वो सोल्जर को एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि सारे जो खासकर कमांडोज, सारे कमांडोज काफ़ी अव्वल दर्जे के शूटर होते हैं, मार्क्समैन होते हैं। उनमें से सिलेक्शन होती है जो बेस्ट होता है, जो शूटिंग में, लॉन्ग रेंज शूटिंग में जो बेस्ट होता है, जिसका कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड ब्रीथिंग कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। तो और उसके कुछ और भी बिहेवियर पैटर्न होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए उसको स्नाइपर के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और उसके लिए एक अलग सी ट्रेनिंग फौज में होती है जो कि करीबन 2-3 महीने की होती है। क्योंकि स्नाइपर जो आप अगर आपने देखा होगा अमेरिकन स्नाइपर, जिस बंदे ने 200 के करीब लोगों को स्नाइप किया था, तो स्नाइपिंग जो है उसका एक नॉर्मल वेपन से और स्नाइपिंग में एक बेसिक अंतर मैं समझा देता हूं दर्शकों को, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि स्नाइपर क्या होता है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। सो नॉर्मल जो असॉल्ट वेपन होते हैं वो करीबन 400 मीटर तक मार करते हैं, और उसमें यू कैन हैव रैपिड फायर, यू कैन हैव सिंगल शॉट फायर, और यू कैन ऑल्सो हैव ऑटोमेटिक फायर। उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती नहीं है। और एक्यूरेसी, क्योंकि क्या होता है कि जो राइफल का मैक्सिमम एक्यूरेसी जो होती है वो 2 चीज़ में डिपेंड करती है। राइफल के अंदर जो ऐसे राइफलिंग होती है, जिससे कि वो जो आपका जो कार्ट्रिज है वो ऐसे गोल गोल घूम के आगे निकलता है। अच्छा। वो गोल गोल घूमने से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और लेंथ ऑफ द बैरल, जितनी लंबी बैरल होगी तो उतने अच्छा उसकी मार होगी, उतने दूर तक वो जाएगा। अब जो नॉर्मल AK-47 या AK-103 या आप कोई भी ले लो, टैबो 21 कमांडो में ऐसे वेपन्स की बात कर रहा हूँ जो कि मरीन कमांडो इस्तेमाल करते हैं, पैरा SF भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो रेंज होती है वो करीबन जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज होती है, वो जिस रेंज में आप एनिमी को एंगेज करते हो वो करीबन 300-400 मीटर्स होती है। 300-400 मीटर होती है, और आपकी एक्यूरेसी के अनुसार आप फायरिंग करते हैं तो एक वो है, तो फायरिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होती है।
लेकिन जब स्नाइपिंग करते हैं तो स्नाइपर एक स्नाइपिंग जो वेपन होता है, पहली बात तो उसका जो बैरल लेंथ होता है वो AK-47 से कम दुगना या तिगना होता है। बैरल क्या होता है? बैरल नहीं कि उसकी जो वेपन के जो आगे जहाँ से गोली निकलती है वो उस सिलेंड्रिकल पाइप को बैरल बोलते हैं। तो जो भी स्नाइपर राइफल्स हैं वो बैरल लंबी होती है। सेकेंडली उसमें ट्राइपॉड होता है, जैसे कि आपके कैमरा में ट्राइपॉड लगा हुआ फॉर गिविंग स्टेबिलिटी, तो उसमें ट्राइपॉड लगा रहता है, जबकि असॉल्ट वेपन में ट्राइपॉड नहीं होता है। वो आदमी फिजिकली अपने हाथ में लेके या भागते हुए गोली फायर करता है। लेकिन स्नाइपिंग में अक्सर क्या होता है कि यू हैव टू टेक ए पोजीशन, ए वेरी स्टडी पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा भी हरकत हो तो आपके वेपन की बुलेट जो है यहाँ चले जाएगी। एक तो ये होता है। दूसरी बात जो होती है उसमें टेलीस्कोप होता है। सो टेलीस्कोप इतना पावरफुल होता है, डिपेंड अपॉन कितनी आपको उसकी फोकस चाहिए, टेलीस्कोप का कितना डिस्टेंस चाहिए। तो स्नाइपिंग अक्सर जो स्नाइपर्स मैंने देखे हैं जो मरीन कमांडोज के पास हैं, जो आर्मी SF के पास हैं और खासकर NSG के पास भी हैं, उनकी एक्चुअली रेंज होती है करीबन 1200 से 1500 मीटर तक की रेंज में वो मार करता है। और नाइट रेंज थोड़ा सा कम हो जाती है, बिकॉज नाइट उसमें क्या होता है कि नाइट विजन इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक ये होता है। अब ये मैंने आपको बताया कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्नाइपिंग राइफल, और लेकिन जो आदमी की जो इमोशनल कंडीशन होती है वो भी थोड़ी गेज करनी पड़ती है। पहले बात तो एक आदमी को ही शुड बी लोनर, यानी कि वो अकेले रह सकता है बिना किसी से बात किए 24 घंटे तक एक जगह में बैठ के स्टिल बैठ सकता है, जैसे कि उसने कोई समाधि ले ली हो, ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि आप ये अनुमान लगाइए कि जब हमने स्नाइपिंग की ट्रेनिंग की थी, हम तो मरीन कमांडो में सबको स्नाइपिंग की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें से सेलेक्टेड फ्यू को एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने तो बेसिक ट्रेनिंग की थी। हमारी बेसिक ट्रेनिंग में एक PhD-1 हेकलर कॉश, एक जर्मन कंपनी है, उसकी स्नाइपर हमने फायर की थी। और वो स्नाइपर की जो रेंज होती है वो करीबन 800 से 900 मीटर होती है। तो हम लोग कम से कम 500 मीटर में अंडे को मारते थे। अच्छा। तो आप स्नाइपिंग एक सब कुछ एडजस्ट करके, पूरा उसका ट्राइपॉड एडजस्ट करके, पूरा उसका फोकस सब एडजस्ट करने के बाद आप हल्की सांस लेके बिल्कुल धीरे से सांस को छोड़ते हुए और ट्रिगर को प्रेस करते हो, और उसके बाद आप देखते हो बिल्कुल अंडा सामने दिख रहा है आपको, क्रॉस हेयर में अंडा दिख रहा है, और उसके तुरंत बाद अंडा फूटते हुए दिखेगा। तो अंडा फूटते हुए देखना एक बात है, लेकिन किसी का सिर फूटते हुए देखना ये सब इंसानों की काबिलियत नहीं होती है कि वो देख के उसके बाद दोबारा वो ऐसी मार करने की कोशिश दोबारा करें। सो इसीलिए जो स्नाइपर होते हैं उनको आप, वैसे तो गलत टर्म है लेकिन आप कह सकते हो कोलोक्युअली कि कोल्ड ब्लडेड एक्शन करते हो। तो जो अमेरिकन स्नाइपर है जिसने कि कम से कम 240-50 उसके बारे में पूछा क्या है था, ये क्या कहानी है? वो अफगानिस्तान में लोग डिप्लॉयड थे, द US फोर्सेस, और उसमें क्या होता था कि बिकॉज अफगानिस्तान में सॉर्ट ऑफ उनके ना स्मॉल टीम ऑपरेशन ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो अमेरिकन्स के उनके डेल्टा फोर्स के या सील टीम के या तो नॉर्मल उनके मरीन्स भी उधर डिप्लॉय हुए थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि अफगानियों से लड़ाई करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि उनका लैंड है, उनका टाइम है, वो कभी कहीं से आ जाएं। तो इसलिए क्या होता था कि अगर आप कोई किसी असॉल्ट ऑपरेशन, आपको कोई खबर मिली है कि भाई इस इलाके में इस घर में कोई छुपा हुआ है या छुपे हुए हैं लोग जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके लॉजिस्टिक चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या तो आपके कहीं पे जहाँ पे आपका जो वाइटल पोजीशंस है उसको उस पर अटैक कर सकते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको प्लान बनाते हैं। जब प्लान बनाते हैं तो आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपको असॉल्ट टीम तैयार करनी पड़ती है, उसको वेपन इक्विपमेंट क्या है उसकी प्लानिंग, कन्फर्मेटी रेकी करनी पड़ती है, जहाँ पे आप अटैक करने वाले हैं उसकी पहले आप रिकॉनिसेंस करेंगे। उसके बाद पहले तो एक प्रॉपर रिकॉनिस, वो आजकल तो टेक रिकॉनिस होती है, सैटेलाइट से होती है, फोटोग्राफ से होती है, और कई और चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी होती है। एक तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद असॉल्ट से पहले आपको एक कंफर्म करना पड़ता है कि ये जो हमारे को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये एक तरीका है। फिर आपको सपोर्टिंग ग्रुप भी की जरूरत भी है, फिर आपको कट ऑफ ग्रुप भी करने, क्योंकि अगर आप जैसे वहाँ पर असॉल्ट किया तो कोई यहाँ भागेगा कोई वहाँ भागेगा, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ ग्रुप लगाने पड़ते हैं ताकि वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। और आपको कट ऑफ ग्रुप इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी रीइंफोर्समेंट, उनके ज़्यादा लोग वहाँ से आ जाएँ, आपके ऊपर भारी पड़ जाएँ, तो इसीलिए वो कट ऑफ ग्रुप आपको लगाना पड़ता है। और जब असॉल्ट बिगिन होता है तो उसके पहले आपको स्नाइपर की पोजीशन लगानी पड़ती है, ताकि वहाँ पे अगर कोई सेंट्री है तो उसको साइलेंट करना पड़ता है। कैसे करेंगे आप? हाथ से कर सकते हो, या तो वेपन से कर सकते हो, या तो हमारे ज़माने में एक वो होती थी एक बो एंड एरो से करते थे हम लोग। सो उससे क्रॉस बो बोलते थे उसको। तो क्रॉस बो की रेंज करीबन 100-150 मीटर होती थी। तो बेसिकली जो क्रॉस बो का जो एरो होता है उसके टिप में साइनाइड लगाते थे,
और उसके बाद उसको फायर करते थे, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है और जिसको लगी तो वो वहीं पे चित हो जाता है। साइनाइड गोली पे? साइनाइड, उसके क्रॉसबो के आगे, जो तीर के आगे, बेसिकली तीर कमान, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट एंड फायरिंग वो पिस्टल की तरह फायर होती है विद द ट्रिगर। सो उसकी रेंज ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो एक वो होता है। तो लेकिन लॉन्ग रेंज में अगर आपको करना है, बिकॉज क्या है कि अगर आप 400 मीटर गए, 300 मीटर गए, उसके बाद आपने सेंटर साइलेंस किया, तो मे बी उन्होंने आपको देख लिया होगा, क्योंकि आजकल के जो नाइट विजन इक्विपमेंट हैं, जो बाइनोकुलर्स जो डे विजन में होते हैं, उनकी भी काफ़ी क्षमता बढ़ चुकी है। सो आप ये अनुमान लगाइए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको अपने स्नाइपर बिठाने पड़ेंगे, ताकि जब आपके असॉल्टिंग की ट्रुप आगे जा रहे हैं असॉल्ट करने के लिए, तो उनको कोई हानि ना पहुँचे। तो अमेरिकन स्नाइपर का भी ये काम था, जहाँ भी वो जाते थे पहले उसको बिठा देते थे, और उसकी तरह कई और भी बैठते होंगे। उसके बाद अगर उन्होंने देखा कि कोई खतरा हमारे फोर्सेस के लिए, तो उनको स्नाइप करते थे। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों को क्षति पहुँचाई थी। 200 से ज़्यादा लोग मारे? हाँ, 200 से ज़्यादा। अब क्या होता है कि अब ऐसा काम अगर आप करोगे तो उसमें फिर आदमी को साइकोलॉजिकल इश्यूज तो होते ही हैं। PTSD तो वैसे भी होती है, साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। और उसका तो फिर जब वो रिटायर होके अमेरिका गया, तो मेरे ख्याल से गन फाइट में उसको किसी ने मार दिया। सो ये उसी स्टोरी है। तो आपको मेरे ख्याल से अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि स्नाइपिंग क्या होती है, स्नाइपर कैसे होते हैं। तो भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो में स्नाइपर्स हैं, आर्मी SF में स्नाइपर्स हैं, आर्मी के इन्फेंट्री यूनिट में भी स्नाइपर्स होते हैं, जिनका काम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल कैमोफ्लेज करके एक जगह बैठ जाते हैं, और काम बेसिकली यही होता है कि दुश्मन को वो साइलेंट करना है, अगर वो कई तरह से अटैक करो, आपके अटैक को सफल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये भी बता दूं मेरे दर्शकों को कि आए दिनों आप सुनते होंगे कि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पर स्नाइपर्स ने किसी हमारे भारतीय जवान को गोली मार दी। तो स्नाइपर्स वो छुपे हुए होते हैं किसी एक पोजीशन लेकर, जैसा सर ने बताया, और उसके बाद वो फिर अटैक करते हैं। मतलब जैसे आमने सामने की मुठभेड़ में स्नाइपर्स नहीं होते वहाँ, फिर AK-47 AK-56 चलता है ऐसा। क्यों, जैसे मैंने बताया आपको कि स्नाइपर की जो रेंज होती है वो 1.5 टू मैक्सिमम 2 किलोमीटर होती है, और स्नाइपिंग में कई तरीके की होती हैं। एक नॉर्मल स्नाइपिंग की बुलेट होती है, एक स्नाइपिंग की बुलेट, हमारे पास एक स्नाइपर वेपन है, एक्चुअली इट्स अ रशियन वेपन, और उसकी रेंज अबाउट 1.8 किलोमीटर है, लेकिन वो तो 200-300 मीटर में वो टैंक के अंदर तक होल कर सकता है। तो उसमें ऐसा, जब आप रेंज बढ़ाओगे उसकी, तो उसकी क्षमता कम होती है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत उसको बोलते हैं एंटी मटेरियल राइफल, यानी कि मटेरियल को छेद कर लेता है। तो उसको अक्सर एंटी-पर्सन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एंटेना डिस्ट्रॉय करना है, कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, और वो टेक ऑफ लैंड के उसका जो ग्लाइड पाथ है, उसमें अगर आपने उसको उसके फ्यूजलाज में मार दिया, तो मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट कैन क्रैश। तो ये भी एक स्नाइपर का रोल है। तो स्नाइपर का रोल सिर्फ इंसानों को चित करना नहीं है, किल करना नहीं है। स्नाइपर जो हैवी ड्यूटी स्नाइपिंग वेपन्स होते हैं, उससे आप बड़े बड़े कॉम्बैट इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्लेन्स को या टैंक को, या आपका रडार है, आपका एंटेनाज है, एयर डिफेंस के जो एंटेनाज होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। आपने जो एक बात कही कि वो अंडा उड़ाना, हाँ, एग को आपने टारगेट करके उड़ाया, लेकिन जो सर उड़ाना वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अंडा उड़ा रहे हो, तो आप वो वेपन, क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप लड़ाई कर रहे हो, तो अक्सर आपको शायद एनिमी दिखेगा भी नहीं। रात को आप लड़ाई कर रहे हो, नाइट विजन इक्विपमेंट पहना हुआ आपने, वहाँ से गोली चल रही है, आपने गोली चलाई, आपको अंदाज़ा है कि मैंने यहाँ कहीं गोली चलाई। आपके जो बडीज़ हैं और आपके जो बाकी सोल्जर्स हैं, कमांडोज हैं, उन्होंने गोली चलाई होगी, तो आपको ये पता नहीं कि आपकी गोली से किसी की मौत हुई है। लेकिन जब आप स्नाइपिंग करते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपने ये देखा है कि उस बंदे को मुझे मारना है, तो आपको पता है कि मैं उसको मारूंगा। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है ना, थोड़ा मानसिक तौर से किसी को तो दिक्कत होगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं ऐसे किसी ऑपरेशन में जाऊँ, तो शायद मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन के बाद शायद सोचना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, जो स्नाइपर जैसे आपने बताया, उसमें लॉन्ग बैरल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक वो आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो 1.5 किलोमीटर, तो वो 1.5 किलोमीटर वाला जो शख्स, जो टारगेट है, वो आपको दिखाई देगा ना, बिकॉज वो टेलीस्कोप है उसमें।
ओके। और रात को जो है उसमें नाइट विजन इक्विपमेंट होता है, मीन्स या तो उसमें फिर वो थर्मल इमेजिंग कैमरा हो सकता है उसमें, अनकूल्ड और कूल्ड 2 टाइप के होते हैं। सो उसमें रात की रेंज अक्सर कम ही होती है, 600-700 मीटर होती है, दिन की रेंज ज़्यादा होती है। तो जो जैसे हमारी इंडियन आर्मी में मार्कोस कमांडो जिसमें आप रहे और पैरा एसएफ ये सारे करते, प्राइवेट अंडरवर्ल्ड या क्राइम वर्ल्ड में भी स्नाइपर्स होते होंगे, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एसोसिएटेड विद देम। लेकिन देखो क्या है कि जो भी चीज़ें फौज में हैं वो एक्चुअली किसी ने कहा है कि ना वी डिलीवर वायलेंस, तो हम जो वायलेंस डिलीवर करते हैं, जो हम क्राइम नहीं कह सकते उसको, हम तो वायलेंस डिलीवर इसलिए करते हैं क्योंकि कोई हमारे ऊपर वायलेंस कर रहा है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम इसमें अभी उसको साइलेंस करो, उसको डिस्ट्रॉय द टारगेट, तो वो करते हैं। लेकिन जो गैंग वॉरफेयर होती है, जो गुंडा एलिमेंट होती है, तो दे कैन ऑल्सो गेट वेपन्स। उनके पास पिस्टल भी हो सकती है, उनके पास क्रॉसबो हो सकती है, उनके पास स्नाइपिंग वेपन भी हो सकता है। क्योंकि स्नाइपर से अगर आप किसी को अगर शूट करोगे सो काफ़ी दिक्कत होती है पता करने के लिए भाई किसने मारा है, कहाँ से मारा, गोली कहाँ से आई है। वही जानना चाह रहा। इसीलिए तो मेरे ख्याल से तो दिस कुड बी ए वेपन ऑफ चॉइस इवन फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। तो स्नाइपर्स कहाँ मतलब अगर जैसे अगर कोई वीवीआईपी प्रधानमंत्री आ रहे हैं 15 अगस्त में, तो स्नाइपर्स बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं। वो स्नाइपर वो अलग स्नाइपर होते हैं। वो स्नाइपर ये होते हैं कि वो पार्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं। तो वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं देखने के लिए कि भी ये जनता जो इतनी पूरी मॉब इकट्ठा हो रखी है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसके कि लग रहा है, उसके मूवमेंट से लग रहा है कि शायद ये कुछ कर सकता है। क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल टारगेट, तो उनकी सिक्योरिटी में भी बंदोबस्त बहुत ही अच्छे होते हैं। और किसी को भी उनके बंदोबस्त के अंदर आना वैसे तो यू कैन से मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है, लेकिन अगर कोई डिटरमेंट हो तो शायद हो सकता है। तो फिर इसीलिए वो स्नाइपर चारों तरफ स्नाइपर लगाते हैं ताकि ऐसे कोई मूवमेंट को अभी देखो आप, जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन में क्या हुआ, उसको किसी ने स्नाइप कर दिया। हाँ, वो वही बोला, वो स्नाइपर था ना, वो तो दूर से डेफिनेटली स्नाइपर था। अब वो कितना ट्रेंड था मुझे पता नहीं, लेकिन उसने गोली भी ऐसी मारी कि सिर्फ कान को छिलती भी चली गई। क्योंकि अक्सर आप गोली मारोगे तो टारगेट से में तो आप सिर को बिटवीन द आइज मारोगे ना। इसीलिए मैंने पूछा कि ये जो अंडरवर्ल्ड या क्रिमिनल प्राइवेट पर्सन्स भी स्नाइपर्स का यूज करते हैं। आई गई बात, ये कोई मैसेज होगा कि आई वांट टू थ्रेटन यू, दैट्स इट, बट आई डोंट वांट टू किल यू, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मतलब जो स्नाइपर्स जो वो अम्युनिशन होता है, जो हथियार होता है, सिर्फ उसका रोल होता है कि वो जो गोली चला रहा होता है उसका भी रोल, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वो ऐसा वेपन है कि आपने टारगेट लिया, चलो भाई कोई आया और नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन, यानी कि कोई वेपन के और इक्विपमेंट के जो पीछे जो आदमी खड़ा है जो उसको चला रहा है उसकी ज़्यादा अहमियत इंपॉर्टेंस है, उसका स्किल सेट ज़्यादा है। लाइक जैसे मैंने कहा कि हम लोग 400-500 मीटर में अंडा फोड़ते थे। हमारे कुछ ऐसे भी सहपाठी थे जो कि 25 पैसे का ना पुराना कॉइन देखा 25 पैसे का, उसको उसमें गोली मार देते थे। कुछ लोग तो छोटे बटन जो हमारी इसका बटन है इसमें गोली मार देते थे। अरे मैं तो नहीं मार सका, लेकिन हाँ 10 पैसे का जो कॉइन होता था उसमें तो हम भी मारते थे। तो हमारे में से भी कुछ पैसे क्या होता है, जैसे मैं बताया ना आपको, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ब्रीथिंग एंड ऑल। अभी जैसे कि आपने देखा होगा जो मार्क्समैन कंपटीशन होता है, 5 मीटर्स 10 मीटर शूटिंग राइफल शूटिंग कंपटीशन, 50 मीटर राइफल शूटिंग कंपटीशन, इसमें क्या होता है, ये जो वेपन होते हैं ये हाईली एक्यूरेट वेपन होते हैं। तो स्नाइपिंग में समथिंग वेरी सिमिलर वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये वेपन को इस्तेमाल करने के लिए जो ओलंपिक में कम्पीट कर रहा है, अगर वही वेपन आपको दे दूं मैं, आप तो यहाँ मारोगे क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो। और आप कितना उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, कितने अपने आप को सहनशीलता डेवलप करनी पड़ती है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ता है, एंड तो वही सब चीज़ें हैं जो स्नाइपर के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। आपने खोपड़ी उड़ाई कभी? नहीं, मैंने तो मुझे मौका नहीं मिला खोपड़ी उड़ाने का अंडा ही उड़ाया सिर्फ मैंने तो ट्रेनिंग में। उड़ाई भी होगी तो बताएंगे, नहीं फिर कुछ क्लास? नहीं, मैंने तो एक्चुअली उड़ाई नहीं है मैंने, लेकिन अब पता नहीं हमारे मरीन कमांडोज में किसी ने किया कि नहीं किया, कि ये बातें तो गुप्त होती हैं। डेफिनेटली पैरास वालों में तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, होता है। तो ऐसा है कि द बॉर्डर एक्शन टीम्स होती हैं, बैट टीम्स, जो कि वहाँ के लोग आके यहाँ पे कुछ एक्शन क्या करते हैं। बैट टीम की गर्दन काटते, सुना है मैंने, न्यूज़पेपर में भी आता है। बैट टीम का काम यही होता है ना। बैट टीम का काम पीस टाइम में ही होता है कि थोड़ा उनको ट्रबल करो, थोड़ा वहाँ से ट्रबल, दहशत फैलाओ। क्योंकि दहशत सिर्फ पब्लिक को ही ट्रबल नहीं करती है, दहशत से क्या होता है कि जो नॉर्मल सोल्जर है वो भी हिल सकता है।
तो वो दैट इज कॉल्ड बॉर्डर एक्शन टीम। सो बॉर्डर एक्शन टीम में स्नाइपिंग का काफ़ी अहमियत दी जाती है। एसएफ की बात कर रहे हैं, पैरा एसएफ एलीट फोर्स। या तो अगर फॉरेस्ट एरिया में 3-4 टेररिस्ट हैं और वो लगातार अटैक कर रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, जैसे राष्ट्रीय राइफल आरआर कॉफी लीजिए, या आरआर है, अब वहाँ वो तो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, वो तो बस्ट फायर मारते हैं। एक तो मैं ये भी पूछूंगा बस्ट फायर क्या होता है, वो बस्ट फायर AK-47 से मारते हैं। तो वहाँ जो पैरा एसएफ वाला है वो तो AK-47 AK-56 से ही काम चलाना पड़ेगा उसको, ऐसे धन। अब वो वहाँ पर वो कैसे, क्या फिर छुप कर टारगेट करेगा कैसे? देखो ऐसा है कि कोई भी ऑपरेशन जैसा आप सोचते हो समझते हो ऐसा है नहीं। सब ऑपरेशन प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं और कुछ कायदे कानून होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। आपने देखा कि 4 टेररिस्ट आपके कहीं पे जंगल में छुपे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि वो उनकी मूवमेंट क्या है और वो कहाँ छुपे हुए हैं और वो टेरेन कैसा है, वहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है, उसको क्या एडवांटेज है, आपको डिसएडवांटेज क्या है, उनको क्या डिसएडवांटेज है, ये सब का आपको अनुमान अप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन एड मिल जाए, या तो उनके जो कम्युनिकेशन है वो अपने अक्रॉस द बॉर्डर अपने बॉसेस या आकाओं से बात कर रहे होंगे, तो मालूम पड़ जाता है कि शायद ये अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ तो उसमें कैसे मालूम पड़ा कि ये लोग वहाँ पे थे, बिकॉज वो अपने एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भाई कहाँ से वापस आना, हमने काम कर दिया, इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो, अभी हमें बचाओ, यहाँ से हमें बताओ कि कहाँ से कौन से स्लीपर एजेंट है जो हमें बचा सके, यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो सारा इंटेलिजेंस जो है टेक इंटेलिजेंस वो अवेलेबल होता है इंडियन आर्मी को, या जो भी वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तैनाती है वहाँ पे उनको मालूम होता है। सो उनको अनुमान होता है कि यहाँ पे हैं। आपको उनके चैटर से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उनकी मेंटल मानसिक हालत क्या है, वो डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, वो लड़ाई करने के लायक हैं, उनके पास किसी को गोली तो नहीं लगी, किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा है, और उसके एक आदमी ब्लीड करके चिल्ला रहा है तो उसके बाकी लोगों का मोरल डाउन हो रहा है ना, वो खाना खाया कि नहीं खाएगा उन्होंने, उनके पास कितना वेपन है, ग्रेनेड्स हैं, क्या है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि उनके पास 4 AK-47 है लेकिन कोई ग्रेनेड नहीं है, और उनके पास सिर्फ 4 AK-47 और उनके पास उनके जो मैगजीन में जो 20 राउंड हैं उतने ही हैं उनके पास, उसके सिवाय कुछ है नहीं। सो आपके लिए एक एडवांटेज होता है ना कि भाई वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉस फायर नहीं कर सकते, और अगर आपको ये मालूम पड़ेगा कि उनका तो मोरल बहुत ही डाउन है और एक तो सरेंडर की बात कर रहा है, सो फिर उसको फुसला के सरेंडर भी करवा सकते हैं। तो कई चीज़ें तो बेसिकली प्लानिंग होती है। अगर ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये कंफर्मेटी रखी, ये स्टॉप एंड स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स, इसी को छोटे तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करो। और आजकल तो ड्रोन से भी होता है, आजकल तो कई ऑपरेशन ड्रोन से होते हैं, क्योंकि ड्रोन में सर्वेलेंस की सबसे अच्छी काबिलियत है। एक तो क्या है कि जिसके ऊपर सर्वेलेंस माउंट किया है उसको पता ही नहीं कि उसको कोई देख रहा है। शादियों में वीडियो बनाते हैं लोग, वो तो खैर दैट ड्रोन 20-25-30 मीटर फ्लाई करता है, यहाँ तो ड्रोन आपके 1000 मीटर फ्लाई करके आपको बिल्कुल पता कर लेंगे क्या है। और जो बड़े बड़े ड्रोन्स हैं हमारे, जो यूएस से हमारे सी गार्डियन आ रखा है, वो तो 20-25 हज़ार और 30,000 फुट की ऊंचाई से देख सकते हैं कि भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है, आदमी कहाँ जा रहा है, इतनी एक्यूरेसी है। सो ये जो आप पिक्चरों में देखते हैं, कुछ चीज़ें तो उसमें फैक्चुअल होती हैं, कुछ उनको रोमांटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर कोई पिक्चर देखने के बाद ये ख्याल हो किसी को आए कि भाई ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये यहाँ 4 बंदे वहाँ पे छुपे हुए हैं, उन्होंने किसी को मार दिया है, कमांडो को लॉन्च कर दिया है, अब यहाँ गोलीबारी चलेगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही छोटे तर्क की बातें हो जाएंगी। सभी चीज़ के पीछे बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान होता है। नहीं, वही हमारे दर्शकों को इसलिए मैं आपको बुलाया सर कि दरअसल जो ये आजकल मूवीज़ में ख़ास तौर से और OTT पे आ रहा है कि वो खड़ा, खासकर से मैंने स्पेशल ऑप्स का बार जिक्र किया, जो एक उसमें एसेट होता है। आपको बता दूं स्पेशल ऑप्स क्या होता है, क्योंकि नाम सुनते हैं आप लोग स्पेशल ऑप्स, एक तो नॉर्मल इन्फेंट्री का जवान होता है, उसकी कुछ ट्रेनिंग लेवल होती है और उसके अनुसार वो काम करता है। तो जनरली उसकी जो ट्रेनिंग लेवल होती है, फिजिकल फिटनेस लेवल, ट्रेनिंग लेवल और उसकी इक्विपमेंट लेवल जो होती है, उसके अनुसार उसको डिप्लॉय किया जाता है। अक्सर ऐसे लोग 10 या 30 आदमी की टुकड़ी में काम करते हैं और उनके वेपन भी थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि उनको इन्फेंट्री ऑपरेशन करना है, उनको टारगेट को पकड़ के टारगेट को सीज करना है, और उसके बाद वहाँ पे टारगेट के उधर उसके बोलते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, तो वहाँ पे जाके टारगेट को पकड़ के वहाँ पे जम जाना है और वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन लेना है। तो उनका रोल स्लाइटली डिफरेंट है। और वो रिस्की ऑपरेशन, तो सारे फौजी ऑपरेशन रिस्की होते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा हाई रिस्क ऑपरेशन नहीं कर सकते जितना कि कमांडो कर सकते हैं। तो कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है,
सिलेक्शन बेसिस होता है उनका अलग। उनकी ट्रेनिंग में जैसे मरीन कमांडो की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, मैंने तो मरीन कमांडो की ट्रेनिंग 14 महीने की। उससे पहले मैंने गोताखोर की ट्रेनिंग 8.5 महीने की। और भी मैंने कमांडो कोर्सेज किए आर्मी के साथ है ना, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा कमांडो कोर्स हो गया। लेकिन इतना कोर्स, इतने जो ट्रेनिंग होती है ये इन्फेंट्री के लोगों की ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्पेशल ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो कि स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन लेवल में किया जाता है, और अक्सर वो ऑपरेशंस बहुत ही हाई रिस्क होते हैं, और उस ऑपरेशन की जो अप्रूवल दिया जाता है वो एट द हाईएस्ट लेवल दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने हमने मार्कोस ने भी 1-2 ऑपरेशन किए हैं जो इसके बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली बता नहीं सकता। अभी जैसे कि बालाकोट से पहले हमने उरी किया था, तो उरी इज़ ए स्पेशल ऑपरेशन क्योंकि वो अक्रॉस द बॉर्डर है, किसी और कंट्री में हम घुसे हैं। अभी आप देखो कि किसी और कंट्री में घुसना, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आपके बंदे 2-4 वहाँ पर पकड़े गए, बंदी बना लिए गए, तो वो तो पूरे इंटरनेशनल टीवी मीडिया के सामने आप उनको परेड करेंगे और उन पे इतना जुल्म करेंगे कि भाई हिंदुस्तानी लोगों का वो ना खून खौल जाएगा और उसके परिवार वाले फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। काफ़ी कुछ होता है। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो लीडरशिप हमारी कंट्री की होती है उसको ये अप्रूवल देना पड़ता है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है। तो स्पेशल ऑपरेशन उस लेवल पे होता है, जैसे कि ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर के बारे में बात की होगी आपने, उसामा बिन लादेन को मारा था। सो दैट इज स्पेशल ऑपरेशन। तो उसमें सील कमांडोज थे। हाँ, यूएस नेवी सील्स के कमांडो थे। वो जैसे हमारे मरीन कमांडो इस तरह में, तो उनके यूएस नेवी सील्स कमांडो हमारा उनका काफ़ी हमारे एक साथ वो क्रॉस ट्रेनिंग होती रहती है। तो उनकी जो एसओपीज़ हमारी एसओपीज़, उनके वेपन लेवल हमारे वेपन, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें। अच्छा, अब चूंकि मरीन कमांडोज की बात करें अगर, या मार्कोस कमांडो, मार्कोस उसका एक्रोनिम है। हाँ, तो मरीन कमांडो वैसे नाम इनिशियली जो गवर्नमेंट सैंक्शन था 87 का, इट वाज IMSF, इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स। अच्छा, तो मरीन कमांडो, तो उसको फिर किसी ने मरीन कमांडो बना दिया पहली बार भारत ने, क्योंकि आर्मी और बाकी विंग के बारे में जानते थे। 26/11 जब मुंबई अटैक हुआ था, तब पहली बार, मैं तो कम से कम पहली बार मैंने मरीन कमांडोज, और बहुत ज़्यादातर लोग, वैसे अगर आपको मैं बता दूं, इंडिया टुडे मैगजीन है, आई थिंक आप ही के ग्रुप की है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक राइटर थे उस समय, 1991 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसमें WPS सिद्धू बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे, एंड ही वाज वर्किंग फॉर इंडिया टुडे। तो वो आए थे मार्कोस को कवर करने के लिए। अच्छा, तो वो जो आई थिंक अक्टूबर 1991 का रिलीज था मैगजीन, शायद आपके पास होगी, उसमें मेरा नाम है, मेरी फोटोग्राफ भी है। अच्छा, तो उन्होंने कवर किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मरीन कमांडो को अंडर द रैप्स निकाला था, ताकि पूरे देश को मालूम पड़े कि ऐसी भी हमारे पास फौज है। एक्चुअली क्या है कि जो मरीन कमांडोज बाय नेचर, क्योंकि उस समय हम ही स्पेशल फोर्स थे, क्योंकि आर्मी को पैरा कमांडोज बुला करते थे। अच्छा, क्योंकि कमांडो ऑपरेशन और स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन थोड़ा सा हल्का अंतर है, क्योंकि कमांडो ऑपरेशन लार्जली इज डन बाय इन्फेंट्री पीपल। इट मे बी अ लार्ज स्केल ऑपरेशन स्पीयरहेडेड बाय स्मॉल क्रैक टीम ऑफ कमांडोज। लेकिन जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और जो इंडिविजुअल जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सिखलाई अलग होती है, उनका वेपन सिस्टम अलग होता है, ज़्यादा सुपीरियर होता है। तो इसी वजह से स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की होती है। तो हमने जब ट्रेनिंग की थी, मैंने कहा था 14 महीने की, अभी तो हम लोग 9.5 महीने की कर दी है। सो एक बार ये ट्रेनिंग करने के बाद आपकी कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि आपको किसी और फोर्स को शायद ना मिले, आपको सपोर्ट, बिकॉज क्या आप क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं, अपने कंट्री के एनिमी बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेशन करते हैं, उसमें आपको काफ़ी स्पेशलिस्ट स्किल्स टेस्ट की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सो दैट इज़ स्पेशल ऑपरेशन। तो स्पेशल ऑपरेशन आपने समझा दिया हमारे दोस्त को। जैसे मैं बता रहा था कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था, हाँ, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने, और जो आम दर्शक है, क्योंकि जो इंडियन फोर्स है उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, मरीन कमांडोज का नाम सुना था। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थी, जो टेररिस्ट वहाँ पर अटैक किए थे, उनसे लोहा लेने के लिए किया था उनको, लोहा लेने के लिए मरीन कमांडोज को लाया गया था। आप उसमें तो मैं उस समय नहीं, मैं तो क्या, मैं इंडोनेशिया से वापस आया था, वहाँ पे 1.5 साल का मैंने कोर्स किया था, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स एंड हाई डिफेंस मैनेजमेंट। तो हम फौज से भेजते हैं, 2-4 सेलेक्ट लोगों को भेजते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, किसी को USA, किसी को यहाँ, मुझे इंडोनेशिया भेजा था। तो मैंने ट्रेनिंग खत्म करके मेरा तबादला हुआ था नेवल वॉर कॉलेज। तो नेवल वॉर कॉलेज में स्ट्रेटेजिक लेवल में, ऑपरेशन लेवल में जो ऑपरेशन प्लानिंग होती है और हाई डिफेंस मैनेजमेंट, ये सब की सिखलाई होती है। तो उसमें मैं वहाँ पे एज ए डायरेक्शन स्टाफ, यानी कि एज ए टीचर था, और हमारे साथ ही मरीन कमांडो यूनिट थी,
और वहाँ पे मैंने भी पहले वहाँ नौकरी की थी, तो और जो सारे वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर जो सारे थे वो मेरे काफ़ी जूनियर थे, दोस्त थे। तो जो प्लानिंग हो रही थी तो मैं थोड़ा सा बाय वर्च्यू मी बीइंग देयर एंड बाय वर्च्यू बीइंग सीनियर, ऐसा नहीं कि मुझसे कोई सलाह ले रहे थे, क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो तो अपनी ओन करेंगे, उनकी पूरी कैपेबिलिटी है तभी तो कमांडिंग ऑफिसर बने। तो लेकिन ऑपरेशन के बारे में मुझे सारा पता है। एंड उसके बाद मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर रहा, प्रिंसिपल डायरेक्टर स्पेशल ऑफ फुल मरीन कमांडोज का आई वॉज द हेड फॉर 8 years। सो सारे फाइल्स जो क्लासीफाइड फाइल्स थे उसके बारे में। तो था क्या कि 26/11 का जो था ना, उस समय हमारे मरीन कमांडो यूनिट में, जैसे कि और भी आर्मी की यूनिट्स में क्विक एक्शन टीम होती है, QRT, टू रिएक्ट टू एनी डेवलपिंग सिचुएशन। सो हमारे भी 3-4 प्रहार्स, एक प्रहार में 8 बंदे होते हैं। किसी में एक ऑफिसर और 7 कमांडोज, किसी में एक पेडी ऑफिसर और 7 कमांडो, ऐसे करके हमारा टीम होती है। और वो सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, फायरिंग प्रैक्टिस, और टीम वर्क एंड ऑल दिस वेपन इक्विपमेंट। वो अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करते रहते हैं टू मेंटेन द कटिंग एज। तो वो सब फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट होंगे वही होंगे। तो हमारे कुछ ऑफिसर थे, वो गेम में स्पोर्ट्स करके इवनिंग को और नहा धो के अपने मेस में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो उस समय टीवी में आया ये कुछ चल रहा है वहाँ पे ताज में। और ताज इज जस्ट, अगर आप जहाँ पे ये यूनिट है मरीन कमांडो, हाँ मरीन कमांडो की, एक्चुअली बॉम्बे इज एन आइलैंड, और ये तो है वो डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में आता है, विच इज द मेन लैंड ऑफ महाराष्ट्र। ओके। और एज द क्रो फ्लाइज, डिस्टेंस इज ओनली अबाउट 4 nautical miles, यानी कि अबाउट 7-8 kilometers। और बाय बोट व्हेन यू गो इट टेक्स अबाउट 40 minutes। अभी तो हमारे पास स्पीड बोट्स हैं जो 8-10 मिनट में पहुंचा देती हूँ। हेलीकॉप्टर से अबाउट वही 5-6 मिनट में पहुंच सकते हैं आप। तो उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पे गदर चल रहा है। सो दे रियलाइज कि यार शायद कुछ सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो दे केम बैक टू द यूनिट, और वहाँ पे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी इन एंटिसिपेशन की कोई बुलावा आ जाएगा। और बुलावा आ गया, और करीबन 12 बजे बोला गया कि आप डिप्लॉय करो। तो हमारे बंदे डिप्लॉय हो गए वहाँ पे, मरीन कमांडो डिप्लॉय हो गए। उसके बाद वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे दहशतगिरी देखी उन्होंने, और पुलिस का पूरा कॉर्डन था, फायर फाइटिंग वाले थे, और जो मुंबई की एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है वो लोग एंगेज करके रखा था। एंड कुछ मुंबई पुलिस के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब मरीन कमांडो ने एंटर किया तो उसके बाद ताज का जो सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको, और उनको सारे रूम टू रूम सर्च में उनको डिप्लॉय किया। उसके बाद करीबन 3:30-4 बजे एक कॉन्फ्रेंस रूम था, उसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। अच्छा। उसमें कम से कम 150 लोग थे, और उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो सब भी थे, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे। तो और जो दूसरा जो रूम ऑन द लेफ्ट साइड जो था कॉन्फ्रेंस रूम, उसके अंदर मेरे ख्याल से ये लोग बैठे थे। तो हमारे मार्कोस जब जा रहे थे तो उनको बताया गया कि इस रूम में शायद कुछ हरकत हो रही है। सो उन्होंने फिर वहाँ पे रूम इंटरवेंशन किया। रूम इंटरवेंशन किया, यू हैव टू स्टॉर्म इनटू द रूम। उसका भी एक तौर तरीका होता है कि 2 बड़ी पैर में 2 जाते हैं, उसके पीछे 2 रख ले, उसके पीछे 2, ऐसे करके 8-10 का टीम होता है। अच्छा। तो फर्स्ट वाला जो बंदा होता है उसको पॉइंटमैन बोलते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही इज नेविगेटिंग एवरीबडी टू द राइट प्लेस। तो ही किक्स द डोर ओपन, और फिर अगर उसको डोर को एग्रेसिवली खोलना है तो उसमें थोड़ा वो एक्सप्लोजिव लगा के उसको तोड़ के अंदर घुसना है, स्टॉर्म करना है, या तो स्टन ग्रेनेड फेंकना, ताकि उस स्टन ग्रेनेड की आवाज़ से और उसकी जो चकाचौंध है, उसका जो सडनली फ्लैश से कोई भी 4-5 सेकंड तक स्टार्टल हो जाएगा। और वो 4 सेकंड में आपको 2 गोलियां मारनी है, वो भी सिर में। ये हमारी ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्स की। तो ये सब रोल होता है। तो ये वन ऑफ द SOPs है। तो ये बंदे जैसे अंदर घुसे तो बाहर जिस लॉबी से लोग जा रहे थे वहाँ पे तो इट वाज लिट, और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ से गोलियाँ आनी शुरू हो गई। अच्छा। तो जब गोलियाँ आनी शुरू हुई तो फर्स्ट रिएक्शन जो बंदा सबसे आगे था, पॉइंटमैन, जिसको कि फाइनली शौर्य चक्र से नवाजा गया, तो उसको गोली लग गई। और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो बच गए वैसे, लेकिन यहाँ पे स्क्रैप पर हुई और यहाँ पे किडनी स्टमक में भी लग के, और वो वहाँ गिर गए। और गिरने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना ग्रेनेड उठाया। पहले तो उन्होंने भी फायरिंग की। इससे क्या होता है कि एक तो जब आपको लगता है जोर से तो यू आर शॉक्ड, और उसके बाद आपको पता नहीं, अंधेरा है पूरा, और जिस स्पीड से काम होता है तो आदमी फॉर टेक सम टाइम टू ओरिएंट योरसेल्फ ना, कि टू रियलिटीज़। तो जब ओरिएंट हुए उन्होंने फिर फायरिंग करनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला और उस तरफ फेंका, विदाउट नोइंग कि वहाँ टेररिस्ट है कि नहीं है। लेकिन इतना तो पक्का था कि टेररिस्ट होंगे, कि वहाँ से लोगों ने फायर किया था। तो फायर करने के बाद तो शायद भाग गए होंगे वहाँ से।
तो उसके बाद फिर और ये बंदा अंदर ना ब्लीडिंग एंड ऑल, उसने ग्रेनेड फेंका। अब बहादुरी काम तो बहुत कर दिया, लेकिन अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो शायद इनका क्या होता पता नहीं, क्योंकि छोटा एरिया था और ग्रेनेड की जो मार होती है वो 9-10 मीटर्स अराउंड कैन किल एवरीबडी। अच्छा, हाँ, सो दिस वाज अ वेरी ब्रेव जॉब डन बाय द पर्सन हु गॉट इनसाइड। उसके बाद फिर बाकी लोग तो बाहर निकल गए, फिर उन्होंने बाद में अंदर आके उनको खींचा एंड लाइट डाउन करके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। सो हमारे दिस चैप इज देयर, उसको पुल किया, उसके बाद में एम्बुलेंस में बुला के सब लेके गए हॉस्पिटल में, नेवल हॉस्पिटल में लेके गए फॉर फर्स्ट एड एंड देयर आफ्टर ट्रीटमेंट। और उसकी काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चली क्योंकि गोलियाँ काफ़ी लग चुकी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ही वॉज अलाइव एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो विल पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो रिकवरी वॉज फास्टर। लेकिन मैं कमिंग बैक टू ऑपरेशन, तो यहाँ क्या हुआ कि उनको कुछ किड बैग रिकवर हुए, कुछ और भी मेरे मैगजीन AK-47 की रिकवर हुई। उससे मालूम पड़ा कि भाई ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। उससे पहले तो लोग सोचते हैं कि वो कोई जैसे क्राइम रिपोर्ट करते हैं कि अरुण गावली और डी गैंग वाले उनके बंदे होंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होंगे। मुंबई में चलता भी, मुंबई चलता उस समय एक्चुअली मुंबई में 70s-80s में बहुत चलता था। उसके बाद सडनली काम हो गया, तो लोग ने सोचा होगा कि आज तक तो यहाँ पे अरुण गावली का नाम सुनते थे और इसका नाम सुनते थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा उबार हो गया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये तो टेररिस्ट ऑपरेशन है, ये वेल प्लान टेररिस्ट ऑपरेशन है। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे मार्कोस अंदर घुसे तो शायद टेररिस्ट को अंदाजा हो गया कि भाई ये तो कोई स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई है, और फिर इसके बाद वो भागना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। उससे पहले तो वो बेधड़क लोगों को पकड़ इकट्ठा करके गोली मार रहे थे, और शायद उनका प्लान ये भी होगा कि थोड़ा रेस्ट एंड रिकूपरेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो लोग तो घुसे होंगे करीब 8-9 बजे, और जिस तरह से वो आए थे सी रूट से आए थे तो वो तो जगह होंगे पूरे, वो बोट में कुबेर में उसको मारा, फिर वो आए बोट में आए और लैंड किया, फिर वो कारवां में बैठ के उधर गए लियोपोल्ड कैफे, को यहाँ भागा वो भागा, वो सब तो टायर्ड तो होंगे वो। तो उन्होंने सोचा हुआ थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद में करेंगे। तो उस समय मार्कोस का उनके साथ एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद वो भागना शुरू किया उन्होंने। एंड फिर मरीन कमांडोज उनको रूम टू रूम सर्च करते रहे एंड उनको एंगेज करके रखा। एंड अगले दिन सुबह 9-10 बजे के करीब NSG आ गई, तो जिनका ये प्राइम रोल है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन सिविल एरियाज इज द प्राइम चार्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वो 200-250 लोग आए, उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया अपने आप को ट्राइडेंट और यहाँ वहाँ, एंड उसके 2 दिन के बाद और 4 टेररिस्ट थे उनको चित कर दिया। तो मरीन जो आपने बोला कि NSG का काम है कि सिविल एरिया में एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन होते हैं उनको करना, तो मरीन जो कमांडोज होते हैं वो कहाँ ऑपरेशन करते हैं? सो क्या होता है कि जैसे कि ऑयल रिग्स में, ऑफशोर ऑयल रिग्स जैसे बॉम्बे हाई में है, या किसी शिप में, मर्चेंट वेसल में अगर कोई टेररिस्ट ऑपरेशन या पायरेसी ऑपरेशन हुआ तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ मरीन कमांडो की है, NSG की नहीं है। ओके। और नेवल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें अगर ऐसा कुछ हादसा हो गया तो मरीन कमांडो डिप्लॉय होंगे। अगर पठानकोट एयरफील्ड के अंदर कैसे हादसा हो गया तो वो NSG का रोल नहीं है, वो रोल है एयरफोर्स के गरुड्स का, या दे विल कॉल फॉर पैरा SF टू डू द, बिकॉज सी पैरा SF, मरीन कमांडोज, गरुड्स, उनको एंटी टेररिस्ट की सिखलाई दी जाती है और वो करते भी हैं, सब कुछ सिमिलर लाइक NSG करते हैं। लेकिन वो चार्ट ऑफ ड्यूटी अलग होता है ना, क्योंकि NSG कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और जो भी NSG में डिप्लॉय होता है ही इज़ लाइक ए पुलिसमैन। तो पुलिसमैन की कुछ ऐसी राइट्स होती हैं जो कि फौजी की नहीं होती है, लाइक राइट टू अरेस्ट। सो पुलिसमैन की और फौजियों में काफ़ी अंतर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैन यू अरेस्ट समबडी, कैन यू एंटर एनीबडीज हाउस, कैन यू डू हाउस सर्च, नहीं कर सकते। इसीलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ता है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर फौज कैसे काम करेगी, बड़ा मुश्किल है। सो समथिंग वेरी सिमिलर। तो NSG का रोल अपना है, तो NSG का रोल अक्सर ओनली इन सिविल एरियाज, पठानकोट के एयर स्टेशन के बाहर जो होगा सिविल एरियाज में, और या कोई अगर वहाँ का उनका सिविल टर्मिनल होगा तो वहाँ पे NSG के लोग डिप्लॉय होंगे और काम करेंगे। लेकिन उस अंदर है तो प्योरली इट इज़ मिलिट्री ऑपरेशन। स्नाइपर्स की ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे चूज होते हैं? मैंने आपको बताया कि स्नाइपर की ट्रेनिंग के लिए आपको पहले मार्क्समैनशिप में अच्छा होना होता है। सो आपकी जैसे 100 मीटर की फायरिंग, 200 मीटर की फायरिंग, फिर उसके बाद आपका बिहेवियर पैटर्न, आपकी सहनशीलता, मैंने बात की, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग, तो ये कमांडिंग ऑफिसर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो सेलेक्ट लोग होते हैं, जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, आर्मी में इन्फेंट्री स्कूल माहू जाते हैं, माहू
महू एक जगह इंदौर के पास, और वहाँ पे स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है। वो 3-4 महीने की होती है। हमारे मरीन कमांडो भी इनिशियली वहीं जाते थे। अभी हम खुद अपना स्नाइपर ट्रेनिंग करते हैं गोवा में। अच्छा, ये भारत में जो मार्कोस की ट्रेनिंग होती है वो सबसे टफ, कठिन मानी जाती है। क्या होती है ट्रेनिंग? तो रीज़न क्या है कि किसी चीज़ को भी अगर आप कोई फोर्स बना रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि भाई आप एक फोर्स किस लिए आपको चाहिए, आप ये कैपेबिलिटी क्यों डेवलप कर रहे हैं। मार्कोस को क्यों बनाया गया? हाँ, सो जब मार्कोस की शुरुआत हुई थी, वैसे तो देखा जाए तो 1971 वॉर में कुछ क्लियरेंस डाइवर्स यानी कि वो डाइवर्स जो गोताखोर जो कि अंडर वाटर माइंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी भी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। तो इनिशियली जो हमने गोताखोरी की शुरुआत भारतीय नौसेना में की थी अर्ली 50s में, उस समय काफ़ी जो ब्रिटिश नेवी के डाइवर्स थे वो सुपरवाइज करते थे ये सब चीज़ें। तो फिर भारतीय नौसेना सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो कुछ लोगों को, ऑफिसर्स को भेजा, उन्होंने यूके भेजा और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाई। उस ट्रेनिंग में एक फेज था रॉयल मरीन कमांडो के साथ अटैचमेंट, 1-1.5 महीने का कमांडो कोर्स बेसिकली। तो यानी गोताखोरी का कोर्स भी, माइन ट्रेनिंग ड्राइविंग अंडर वाटर का कोर्स भी, उसके बाद कमांडो कोर्स भी, इतनों करवा दिया। उसके बाद ये वापस भारत आ गए, इन्होंने फिर डाइविंग ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो मैंने भी पहले वही ट्रेनिंग की, माइन ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑफिसर की ट्रेनिंग की मैंने। वो करीबन 8-9 महीने की होती है और बहुत ही फिजिकली वेरी डिमांडिंग कोर्स होती, ट्रेनिंग होती। उसके बाद फिर मैंने मरीन कमांडो कोर्स किया। सो अगर आप शुरुआत की बात करते हैं तो ये जो हमारे माइन ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑफिसर्स एंड सेलर्स थे, ये डिप्लॉय हुए 1971 में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने में। तो मुक्ति वाहिनी के जो डाइवर्स और जो स्विमर्स थे, उनको कैसे स्विम करके माइंस, लिम्पिड माइन, जो छोटे सा माइन होता है जो कि उसको आप शिप में लगा दो, ब्लास्ट होगा तो शिप डूब जाएगा। तो मुक्ति वाहिनी ने जो कहर मचाया था, जो वो लोग फ्लोट करके पानी के अंदर डाइव करके, और जो उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई चेन में जो सी से आ रहे थे उसे ऐसा डिसरप्ट किया, और कुछ बोट्स और बड़े बड़े लार्ज छोटे मोटे कार्गो वेसल्स उसको जो पानी में डुबा दिया, वो मुक्ति वाहिनी ने किया। और ये मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग भारतीय नौसेना के लोगों ने की थी। ऑफकोर्स और भी इन्वॉल्व थे, मोटे तौर पे बहुत लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन छोटा स्पेशलिस्ट जो उनकी जो डाइविंग विंग थी, उनकी जो पानी वाली जो विंग थी, जिन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की, उसकी ट्रेनिंग हमारे क्लेंस ड्राइवर्स ने की थी। तो एक तरह से ये मानो कि कॉम्बैट ऑपरेशन तो मरीन कमांडो की शुरुआत तो तभी हो गई थी। उसके बाद कुछ खास ऑपरेशन आए नहीं, तो उसके बाद कोई स्पेशलिस्ट फोर्स की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन आपको पता है कि भारत एक तेल निर्भर देश है, और कम से कम 20-25% तेल जो हमारा 20% हमारा इंडिया से ही आता है अंदर, एंड बाकी हम सब इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो ये जो ऑफशोर ऑयल रिग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारे समुद्र तट से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर है, हाई सीज में है। तो अभी इतना दूर उनको रखवाली करना, खैर नेवी का तो ये मुहिम है कि वो उसकी सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन सी इज सच ए ह्यूज थिंग, तो सर्वेलेंस 100% करना मुश्किल है। गैप्स तो मिल जाएंगे आपको। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट आके या कोई हमारे जो दुश्मन हैं उनके कुछ बंदे आके अंदर चढ़ जाएं एक ऑयल रिग के और सबको होस्टेज बना दें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर इट कैन बिकम ए नेशनल शेम, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी फोर्स की स्थापना करनी चाहिए जो कि रैपिड क्विक डिप्लॉयमेंट फोर्स हो, जो कि फ्लशिंग आउट ऑपरेशन कर सके, यानी कि ऑयल रिग में जाके क्लैंडिस्टिनली एंट्री पाके और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, तो 1987 में गवर्नमेंट ने फिर इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स की स्थापना की। वो 2 साल के बाद मरीन कमांडो कहलाई। ये सोमालिया में जो समुद्री जो डाकू, हाँ पायरेट्स, हाँ, तो वो आप किसी मिशन में शामिल रहे कभी? सोमालिया में भारतीय नौसेना 1988 से डिप्लॉयड है। और सोमालिया का जो प्रॉब्लम क्या है कि सोमालिया इज ए फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट का मतलब वहाँ पे कोई गवर्नेंस है ही नहीं।
अच्छा। तो कई साल पहले वहाँ पे एक जब वो एक मजबूत कंट्री था, तो वहाँ पे उनकी एक नौसेना थी, कोस्ट गार्ड थी। अब जब वो कंट्री वो सिविल वॉर के चक्कर में वो अपने अपने लॉर्ड्स बन गए, वहाँ पे मिलिशिया लॉर्ड्स बन गए, और वो पूरे कंट्री को उन्होंने तोड़ दिया और अपने अपने खुद का फील्ड चलाने शुरू कर दिए। तो उसके बाद उनकी कोस्ट गार्ड रही नहीं, और जहाँ आपकी कोस्ट गार्ड नहीं होगी तो वहाँ पे बाकी जो मुल्कों की जो फिशिंग कम्युनिटी वो वहाँ पहुँच जाएगी, और सोमालिया का जो एंटायर जो एरिया है समुद्र तट, उसमें बहुत अच्छी फिशिंग एक्टिविटी होती है। प्लस कुछ बड़े बड़े ऐसे देश थे जिनको कि अपना पूरा जो कचरा मलबा है वो डंप करना था, वो भी वहाँ के डंप करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जब ये हुआ तो जो वहाँ के जो कोस्ट गार्ड के लोग थे, जो कि अभी कोस्ट गार्ड में शायद नहीं रहे, उन्होंने इसको अपोज किया, और उनके अपोज करने का तरीका ये था कि जो भी जहाज ऐसे आएगा उसके ऊपर चढ़ जाओ और उस जहाज को फिर वो हाईजैक कर लो आप। तो उसके बाद पायरेसी शुरू होगी। अब पायरेसी बहुत बड़ा बिजनेस है, और कभी तो 88 के बाद टिल अबाउट 2000 पायरेसी इस चरम सीमा में पहुंच गई कि लॉयड शिपिंग जो है उन्होंने इंश्योरेंस बढ़ा दिए। और देखो आप, ये एडन, गल्फ ऑफ एडन के बाहर होता है। अब जो भी शिपिंग होती है वो रेड सी के थ्रू पास करके सुएज कनाल से जाती है। अगर आपको यहाँ से अटलांटिक ओशन जाना है, अगर आप यहाँ पे एक ब्लॉक सा लगा दिया बिकॉज ऑफ ये जो समुद्री डाकू आपने कहा पायरेट्स, तो लोग फिर देश टू गो टू द राउंड अफ्रीकन कोस्ट नीचे से केप ऑफ गुड होप के उसके बाद जाते थे अटलांटिक ओशन में या पैसिफिक ओशन में। अब ये मान के चलिए कि तेल कितना बर्बाद होता है, टाइम कितना बर्बाद होता है। शिपिंग 90% ऑफ वर्ल्ड का जो कारोबार है, व्यापार है, वो समुद्री रास्ते से होता है, और अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो कितना नुकसान होगा, और उसका फिर कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। सो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो कई बड़े बड़े देशों की नेवीज ने वहाँ पे अपने आप को डिप्लॉय कर दिया। अच्छा। ताकि ये सब उनका जो ट्रेड है उसमें कोई बाधाएं ना पहुंचे। तो भारतीय नौसेना भी 1988 के बाद एक शिप तो वहाँ पे हर समय 24/7 तैनात रहता है। और एक यही नहीं, जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 जहाज भारतीय नौसेना के पूरे इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉयड है। कैसे करते हैं उनके साथ जो तो उनके साथ क्या होता है कि एक तो जो जहाज डिप्लॉयड होता है उसको बोलते हैं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। यानी कि वो जो जहाज युद्धपोत है वो कोई भी वॉर मिशन को टेक ऑन कर सकता है। कहीं पे अगर लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे वो डिप्लॉय हो सकता है। कहीं पे अगर HADR मिशन करना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन करने हैं, तो वहाँ पर डिप्लॉय हो सकता है। कहीं पे जैसे लेबनान में हुआ था, सीरिया में हुआ था, हमारे जो भारत देश के लोग फंसे हुए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई सिविल वॉर चल रही है, उनको निकालने का काम करना है, तो हमारे जहाज वहाँ डिप्लॉयड हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है डिप्लॉयमेंट जहाज किसी देश के सामने है, ताकि वी कैन बी, आवर रिस्पॉन्स कैन बी वेरी क्विक। और ये सारे जहाज़ों में एक छोटी सी मरीन कमांडो की टुकड़ी भी होती है, एलिमेंट होता है, ताकि ऐसा कोई एंटी पायरेसी ऑपरेशन करना पड़े, या और भी इसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस। एसेंशियली टेररिस्ट ऑपरेशन, गन रनिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और कई ऐसे इलीगल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको एक फोर्स चाहिए विच कैन टेक ऑन एंड सॉर्ट इट आउट। तो वो उसमें भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें मरीन कमांडोज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप कभी रहे इस तरह का? जब हाँ, हम लोग, जब मैं कमांड कर रहा था INS गोमती, इंडियन नेवल शिप गोमती जो भी अभी डीकमीशन हो गया है, और सुना है गोमती को अभी, गोमती जो रिवर है उसके सामने एक म्यूजियम बना रहे हैं। तो जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो हमने डिप्लॉय किया था ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन। इट्स क्वाइट कॉमन एंड लेकिन मेरे समय में वहाँ पे कोई एंटी पायरेसी का कोई ट्रिगर नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिगर मिलता रहेगा, इतना भी नहीं होता है कि हर रोज कोई पायरेसी चल रही है। हाँ, फिलहाल में लेकिन काफी बीच में अभी अगर आप देखो, लास्ट ईयर हमने ऐसा तगड़ा ऑपरेशन किया मरीन कमांडोज ने, शायद आपको पता होगा लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं। एक बल्गेरियन कार्गो वेसल था, उसका नाम था MV रुइन, और वो दिसंबर 23 से गायब हो गया। और बाद में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पता चला कि उसको सोमाली पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया है, और टेक ओवर करने के बाद उस जहाज को बना दिया है एक पायरेट मदरशिप, यानी कि वो उनका बन गया हेडक्वार्टर। वहाँ से वो अपना ऑपरेशन डिप्लॉय वो करेंगे, सो अपने छोटे बोट को वहाँ से वो करेंगे। तो उसकी खबर भारतीय नौसेना को मिल गई, और फिर उस शिप की हमने बिल्कुल सर्वेलेंस करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है कि आप तब तक असॉल्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको 100% अनुमान नहीं है कि भाई ये इसमें कुछ गदर है।
तो वो एक्चुअली फरवरी 24 या 3 महीने के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि वो जो नॉर्मल जो व्यापार के जहाज होते हैं वो एक जैसे कि हाईवे में जाते हैं, तो सी में भी काफ़ी हाईवे होते हैं, उसको बोलते हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहीं से जाते हैं क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, तो तेल भी कम वो होता है, प्लस सेफ भी है। तो ये कहीं जिगजैग कर रहा था, तो शायद सस्पिशन हो गया और इसके ऊपर फिर ज़्यादा सर्वेलेंस माउंट की। जो सी गार्डियन हमारे पास जो ड्रोन है, जो अमेरिका से हमने हमारे को लोन में मिले हुए हैं, उसको डिप्लॉय किया। फिर भारतीय नौसेना का एक बड़ा शिप है कोलकाता, INS कोलकाता, वो डिप्लॉय हुआ। एक और छोटा शिप है, वो भी डिप्लॉय हुआ। एंड करके उन्होंने हमको कॉर्नर कर दिया और उसके बाद ड्रोन फ्लाई किया। और जब ड्रोन फ्लाई किया तो वो ड्रोन को शूट डाउन कर दिया वो शिप में किसी ने, डाकू में समुद्री डाकू यानी कि पायरेट्स। तो लेकिन ड्रोन ने जो पिक्चर भेजी और जो वीडियो से मालूम पड़ा कि वहाँ पे तो 30-35 लोग AK-47 लेके खड़े हैं। इसका मतलब तो बड़ा जाहिर है कि इसमें तो क्योंकि क्या है ना कि एज पर इंटरनेशनल लॉ ये बड़े बड़े जहाजों मर्चेंट वेसल में यू कांट कैरी फायर आर्म्स। अच्छा, वो बैन है, फायर आर्म्स कैरी नहीं करते हैं वो लोग। अभी तो खैर करते हैं बिकॉज सी मार्शल, जैसे स्काई मार्शल होते हैं वैसे सी मार्शल हैं, क्योंकि ये इस डर के मारे सबके सब 2-4 अपने कमांडो रख लेते हैं या तो रिटायर्ड फौजी रख लेते हैं। लेकिन ऐसा 35 आदमी और वो भी सब वेपन लेके खड़े हैं, तो यानी कि शक पूरा हो गया कि ये शक एक्चुअली सच्चाई में बदल गया कि ये तो पायरेट शिप है और यहाँ पे एक्शन करना पड़ेगा। अब वो एक्शन करने के लिए आपको मैं ये बात बता दूं कि ऐसे इंटरवेंशन ऑपरेशन करना, वो भी समुद्र में, जहाँ पे आपको कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करना बड़ा मुश्किल है और आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अगर आप वो जहाज में हैं, अपने वो जहाज में वो लोहे के दरवाजे के पीछे खड़ा है और आप बोट से पानी से आ रहे हो तो आपको बिल्कुल बतख की तरह मार सकता है। तो बहुत ही हाई रिस्क एंड बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन होता है। तो उसमें अक्सर यू हैव टू बी वेरी क्लैंडस्टीन, बिना उसको पता चले आपको वो शिप में एंटर करना है या शॉक एंड ऑ देना है। उसके लिए फिर आपको फिर वेपन रिक्वायरमेंट और आपकी एसेट रिक्वायरमेंट, जैसे हेलीकॉप्टर, ये वो उसका तामझाम का बहुत बड़ा वो होता है। यू हैव टू हैव ऑल दिस थिंग अगर आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव करना है या सक्सेसफुल करना है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये जो मरीन कमांडो की स्ट्रेंथ है वो इनसफिशिएंट है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो देन दे आस्क्ड वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, और वहाँ पे फिर दे टुक अप्रूवल्स ऑफ MOD एंड एयरफोर्स का C-17 एक एयरक्राफ्ट, उसमें मार्कोस जो वहाँ पे बॉम्बे के थे रेनफोर्समेंट, वो आए और उन्होंने अपने बिकॉज हमारे पास भी कैपेबिलिटी कि हम अपनी बोट भी ऊपर से फेंक सकते हैं और स्काई डाइव भी कर सकते हैं एंड उसका ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो C-17 केम 2600 किलोमीटर्स और उसके बाद उन्होंने स्काई डाइव किया, बोट ड्रॉप करके स्काई डाइव किया। जब ये दृश्य उन्होंने देखा, पायरेट्स ने देखा, वो डर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत ऑपरेशन है, वर्ल्ड में सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था 2009 में, एक अमेरिकन शिप था मर्चेंट वेसल, जिसको कि 4 सोमाली पायलट्स ने हाईजैक कर लिया। आपने वो पिक्चर देखी होगी कैप्टन फिलिप की, बहुत फेमस पिक्चर है। तो उसमें वो US नेवी सील्स वो आए, उन्होंने भी यही स्काई डाइव वाटर पैराजम्प करके और उन्होंने फिर वो शिप में जाके उसको स्नाइप कर दिया। आप स्नाइपर की बात कर रहे थे, उन्होंने स्नाइप किया 3 को स्नाइप करके, उसके बाद फिर उन्होंने वो कैप्टन को बचा लिया। सो दैट वाज ए स्मॉल ऑपरेशन, दिस वाज एन ऑपरेशन 2600। अब ये ऑपरेशन बड़ा ही क्लासिक, दिस इज ए क्लासिक स्पेशल ऑपरेशन। क्यों? इट इज ए टैक्टिकल ऑपरेशन विच हैज गॉट स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन। अब इसको ध्यान रखते हुए पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये तो मालूम पड़ गया कि भाई ये इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा दबदबा है, एंड इसलिए हमने बोलते हैं कि वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स एंड वी आर अ नेट सिक्योरिटी एनेबलर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि भारतीय नौसेना को मिली हुई है, और ऐसे हम ऑपरेशन करके इसको और मजबूत करते हैं। नहीं सर, आपकी जो बातें सुन रहे हैं उसके बाद मन कर रहा है कि और एकदम इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन वक्त जो है हमारे पास कम है। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि 2017 में आपको विशिष्ट सेवा मेडल मिला, बिना वो खोपड़ी उड़ाए मिल जाता है क्या? विशिष्ट सेवा मेडल अक्सर मिलता है कि
डेडिकेशन टू सर्विस। और अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान कुछ ऐसा काम किया होगा जैसे कि फोर्स डेवलपमेंट में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विपमेंट लेवल अपने हाई कर दिया होगा, ट्रेनिंग लेवल हाई कर दिया होगा, वो सब चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए, और आपका कॉन्डक्ट कैसा है, आपने कमांड, जब जहाज आप कमांड कर रहे थे आपने कैसे कमांड किया, जब आप जूनियर लेवल में सर्व कर रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्लासिफाइड ऑपरेशन है वो तो आप लिख नहीं सकते, नहीं, तो बताने के लिए सब बता देते हैं। क्लासिफाइड ऑपरेशन जो है वो ऐसा नहीं लिख नहीं सकते, वो न्यूज़ मीडिया को नहीं बता सकते। भाई जाहिर सी बात है ना, आपको अगर मिलेगा कोई विशिष्ट या कोई मेडल मिलता है, तो अमूमन उसमें ये कुछ बताया तो दिया विशिष्ट सेवा मेडल अक्सर इज नॉट फॉर क्लासिफाइड ऑपरेशंस। अगर आप क्लासिफाइड ऑपरेशन को प्लान कर रहे हैं और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जैसे कि ऑप सिंदूर, अगर आपने लिस्ट देखी होगी, तो उसमें कोई वीएसएम या एवीएसएम नहीं मिला लोगों को, उनको मिला सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल या युद्ध सेवा मेडल। यानी कि पीस टाइम में ऑपरेशन प्लानिंग की है इन्होंने खुद जाके लड़ाई नहीं की है, इन्होंने प्लानिंग की है, ठीक है ना। अगर आप खुद जाके लड़ाई करोगे तो आपको शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा, या तो फिर आपको कीर्ति चक्र दिया जाएगा, या तो आपको अशोक चक्र दिया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो क्लासिफाइड ऑपरेशन है, हाँ, जो आपने किए होंगे, कभी होंगे, अपनी वाइफ या किसी को बताते हैं कि नहीं? एक्चुअली क्या है कि देखो, एक तकाजा है स्पेशल फोर्सेस का, और इवन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1983 में ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर में इजरायली फाइटर्स ने अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये मान के चलिए कि वो फाइटर पायलट्स 3000 किलोमीटर्स फ्लाई करके गए और उन्होंने वहाँ अटैक किया। उन पायलट्स को लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था कि वो किस ऑपरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपने घर में क्या बताएंगे? और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं बता सकते। देखो क्या है कि अगर आपने कुछ बता दिया, लूज, एक नेवी में कहावत है, लूज लिप्स सिंक शिप्स, यानी कि अगर आपकी जुबान लड़खड़ा गई और लूज है तो आपके जहाज बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसी बात की, अपने वाइफ से ऐसी बात की, किसी ने सुन लिया, उसने फिर दीवारों के कान होते हैं, उसके बाद इसने ये बताया, वो बताया, वो बताया, तो न्यूज़ लीक हो जाती है। आप सोच रहे हो कि सब कुछ क्लासिफाइड है और सब कुछ क्लैंडेस्टाइन हो रहा है, सिक्रेसी हो रहा है, वो बंदा तैयार बैठा है आपके लिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ टू बी केप्ट एट हाई लेवल ऑफ सिक्रेसी इज गिवन टू सच ऑपरेशंस। तो वाइफ को बताना ना बताना तो ये बात अलग है। नहीं सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सबसे इम्पोर्टेंट, चूँकि हम लोग काफ़ी एपिसोड कर चुके हैं, उसमें लेडी डॉन आई हैं, क्रिमिनल आए हैं, विक्टिम आए हैं, डिफेंस से जुड़े लोग आए हैं, लेकिन स्नाइपर्स के बारे में अक्सर हमारे दर्शक मूवीज़ में देख लेते होंगे, मैं भी आजकल देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए कि बिल्डिंग पे खड़ा होता है स्नाइपर, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि स्नाइपर्स होता क्या है, कैसी ट्रेनिंग होती है, दर्शकों को बताया जाए। वो आपने आके बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, जो समझ में आया। तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत धन्यवाद। एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने जब शुरुआत की, आपने कहा कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ ऐसे क्या क्राइम कर दिया भाई। हमने जो फौजी जो क्राइम करता, पहले फौजी क्राइम नहीं करता, वी डिलीवर वायलेंस, मैंने आपको कहा। वायलेंस यानी कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है भाई आपको सॉर्ट आउट करो इसको, ये एनिमी को, तो देन फिर हम लोग फिर जो भी हमारा ताम धाम है, ऑलवेज वेपन इक्विपमेंट, ये मिसाइल, ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स, सबके साथ एक साथ उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं उसको, निशावर करते हैं, डिप्लॉयड। तो वैसा हम वो क्राइम नहीं है, वो नहीं, आपका वो जो ये वर्ड है ना, मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि वी डिलीवर वायलेंस। और ये मेरा नहीं है, मैंने भी एक पॉडकास्ट में एक आर्मी के ब्रिगेडियर हैं पैरा एसएफ के, उनका एक पॉडकास्ट सुना और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, कैच वर्ड हो गया। तो मैंने अभी, आप अगले बार किसी से बात करोगे तो आप ये भी बोल सकते हैं। अमूमन हम लोग भी तो यही करते हैं, वी डिलीवर वायलेंस। तो आप यहाँ आए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।